Hello dear students, welcome in political science class of class 11th, and I am Hiralal sir from MLP International School, Rajpura, and we are doing our third chapter of this book, Indian Constitution at Work. This is the last video and the last topic of this chapter, Judiciary, and now we are going to discuss our last topic, Judiciary and Parliament. यानी हम जानेंगे कि बेटा जुडिशरी और पार्लियामेंट के अंदर क्या मतभेद थे, यानी न्यायपालिका और संसद में क्या आपसी मेल झोल है। तो बेटा जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये गवर्नमेंट हैज़ 3 ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो आइए देखते हैं इनमें क्या है। Apart from taking a very active stand on the matter of rights, the court has been active in seeking to prevent subversion of the constitution through the political practice. कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि न्यायपालिका ने अधिकार के मुद्दे पर तो सक्रियता दिखाई ही है। बेटा जो न्यायपालिका है उसने न्याय के मामले में सक्रियता दिखाई है। राजनीतिक व्यवहार बर्ताव से संविधान को भी ठेंगा दिखाने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाया है। Thus area that were considered beyond the scope of judiciary review, such as power of president and governor, were brought under the purview of the court. इसी कारण से जो विषय पहले न्यायिक पूर्वालोकन के दायरे में नहीं थे उन्हें भी अब इस दायरे में लिया गया है, जैसा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियाँ, यानी प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है वो भी जुडिशरी के माध्यम से अब आ गए हैं। अब बताया गया है इस स्टेंजा के अंदर, इस पैसेज के अंदर कि देयर आर मैनी अदर इंस्टेंट इन विच द सुप्रीम कोर्ट एक्टिव इन्वॉल्व इटसेल्फ इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बाय गिविंग directions to the executive agency. Thus it gave the directions to the CBI to initiate investigation against politicians and bureaucrats in Hawala case, the Narasimha Rao case, illegal allotment of petrol pumps. अब देखो इस पैसेज में 2-3 बातें बताई गई है कि न्यायपालिका ने किस तरह से इसको भी अपने अंडर लेने का प्रयास किया है। यानी ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैं जिनमें से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की स्थापना के लिए कार्यपालिका की संस्थाओं को निर्देश दिए, यानी एग्जीक्यूटिव को। जैसे उसने हवाला मामले, नरसिम्हा राव मामला आप लोगों ने सुना होगा, और ये बेटा जो पेट्रोल पंप जो आवंटन हुआ था इसका भी उन्होंने न्यायिक जांच कराई थी। आइए कुल मिला के हमारे पास आ जाता है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन डेलिकेट प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड सेपरेशंस पावर एंड चेक्स एंड बैलेंस। यानी भारतीय संविधान शक्ति के बंटवारे, अवरोध और संतुलन के एक सुंदर सिद्धांत पर आधारित है, भारतीय संविधान। और इसका मतलब ये भी है, क्या है कि सरकार प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र है, स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। ये लाइन क्लियर लिखा, दिस मीन्स दैट ईच ऑर्गन गवर्नमेंट हैज क्लियर एरिया ऑफ फंक्शनिंग। तो इसमें कुल मिला के हमें ये बात बताई गई कि कार्यपालिका उन्हें लागू करने और न्यायपालिका विवादों को सुलझाने और सुनिश्चित करने में सर्वोच्च न्यायालय के लिए बनाए गए कानून संविधान के अनुकूल है। इस स्पष्ट विभाजन के बावजूद भी संसद और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। यानी फिर भी हम कहेंगे कि उनमें विशेषता रही है। अब इसमें हमारे सामने एक चीज़ आती है कि भाई हमने संपत्ति का जो अधिकार हमारे पास जो है उस पर हम बात करेंगे। वी हैव ऑलरेडी जुडिशरी और ओवर टू राइट टू प्रॉपर्टी। बेटा संपत्ति के अधिकार को भी जैसे मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था तो इसके ऊपर काफ़ी विवाद हुआ था। तो मैं आपको बता दूं
संपत्ति के अधिकार और संसद की संविधान को संशोधित करने की शक्ति के संबंध में संसद और न्यायपालिका के बीच हुए टकराव का पीछे उल्लेख किया है। आइए इसके बारे में फिर दोहराएं। संविधान लागू होने के तुरंत बाद बेटा संपत्ति के अधिकार पर काफी विवाद खड़ा हो गया था। संपत्ति का अधिकार रखने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाना चाहती थी सरकार, जिससे भूमि सुधार को लागू किया जा सके। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। संसद ने जब संविधान को संशोधित करने का प्रयास किया, लेकिन न्यायालय ने कहा कि संविधान के संशोधन के द्वारा भी मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। आइए देखें, जहां पर कंट्रोवर्सी रही है बेटा, जिन पर विषय पर आपस में टकराव रहा है पार्लियामेंट और जुडिशरी का, तो उसमें हमारे पास है व्हाट इज द स्कोप ऑफ राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि बेटा निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा क्या है, अभी भी विवाद है। दूसरा हमारे सामने क्या है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट पावर टू कर्टेल, एब्रिज और एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब ये हुआ कि मौलिक अधिकारों को सीमित, प्रतिबंधित और समाप्त करने की संसद की शक्ति का दायरा क्या है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा क्या है। कैन पार्लियामेंट मेक लॉज, यानी क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकते जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सके, यानी मौलिक अधिकारों के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती। अब इसमें हमारे पास कंट्रोवर्सी कहाँ कहाँ हुई वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। बेटा 16 जो पीरियड हमारे पास है 1967 और 73 में एक विवाद काफ़ी गहरा गया था। ये जो विवाद था बेटा, ये था लैंड रिफॉर्म्स का, यानी भूमि सुधार का। तो ये जो भूमि सुधार का था, कानूनों के अतिरिक्त निवारक भी था बेटा, लॉ एनफोर्सिंग प्रिवेंटिव, डिटेंटिव, लॉ गवर्निंग रिजर्वेशन इन जॉब्स। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं बेटा, इसमें तो भूमि सुधार कानून, दूसरा इसके अतिरिक्त निवारक नज़रबंदी कानून बेटा, ये था ना एनफोर्सिंग प्रिवेंटिव, नज़रबंद का, नौकरियों में आरक्षण और संवैधानिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति के अधिग्रहण संबंधित नियम और अधिकृत निजी संपत्ति के मुआवजे संबंधित कानून आदि ऐसे उदाहरण हैं जिन पर विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवाद हुए, और इनकी शुरुआत हुई 1967 से 1973। आइए 1973 में क्या हुआ। इन 1970 सुप्रीम कोर्ट गेव अ डिसीजन दैट has become very important in regulating the relations between parliament and judiciary since then। बेटा 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया जो कि संसद और न्यायपालिका के संबंधों के नियम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया, और ये था केशव नंद भारती। दिस केस वाज केशव नंद भारती, ये हमारे पास है। अच्छा, केशव नंद भारती को मैं आपको बता दूं बेटा, केशव भारती मुकदमे में रूप में प्रसिद्ध हुए। इस मुकदमे में न्यायालय ने निर्णय लिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी उस मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। न्यायालय ने दो और काम किए। संपत्ति के अधिकार को विवादास्पद मुद्दे में न्यायालय ने कहा कि यह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, इसलिए इस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो संपत्ति के अधिकार को ये हमने इसके ऊपर दिया। कुल मिला के हम ये देख रहे हैं कि बेटा हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको बनाए रखना हमारी बहुत मजबूरी है, और यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया है। थैंक यू।